बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से फ़ी यूनिट बिजली ₹3.28 कम महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब की जानिब से कहा गया कि जो अफराद स्मगलिंग में मुलव्विस हैं उनका कोर्ट मार्शल होगा। जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट पर कल इसकी समाअत होगी। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के टिकट की बुकिंग हो चुकी है। किस तारीख को वो वापस आ रहे हैं और इत्तलात ये हैं कि उनकी वापसी जो है वो अरब अमारात से होते हुए वो वापस आएंगे। क्या मामलात होंगे उनकी वापसी पर और कानूनी रास्ता क्या बनता है उनकी वापसी के बाद? फ़िलहाल तो जी बस एक ऐलान हुआ है, कानूनी रास्ता तो हमारे सामने नहीं है जी, लेकिन जो अच्छा, इस प्रोग्राम में आज थोड़ी सी इस प्रोग्राम के हवाले से भी इस प्रोग्राम के अख्ताम में थोड़ी सी बात करेंगे। ये लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद जो है, लेकिन पहले ज़रा ये जो सूरत हाल है और हालात हैं उनके हवाले से बात कर लें। ये वापसी उनकी इतिहाद एयरलाइंस से टिकट उनका बुक हुआ है। 21 तारीख की शाम को वो पहुँचेंगे सेपहर, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो सीधा जो है वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान, और वहाँ पे कम से कम 10 लाख का इज्तिमा का टारगेट दिया है उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को। और इस दौरान जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ये महीना जो है इसमें आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि 18 अक्टूबर को जो है वो ज़ाहिर बेनज़ीर भुट्टो साहब वो वापस आई थी, तो जो आने के बाद कारसाज पे जो एक धमाका हुआ था, बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या, तो उसके उन्होंने कहा कि वो भी ज़ाहिर है कि उनकी याद मनाएगी पीपल्स पार्टी जो शहदा थे। और ये भी जहन में रहे कि इन्हीं दिनों में यानी जो आखिरी हफ्ता जब शुरू होगा और नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी मुल्क में, तो एक और अलमनाक वाक़े को 1 साल पूरा होगा, और वो जो है वो अरशद शरीफ शहीद की बरसी भी आ रही है। तो इस मौके पे अब ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, उनकी पार्टी जो है वो तैयारियों में मसरूफ़ है। और मरीम नवाज़ साहबा ने कल जो जलसे से ख़िताब किया तो उन्होंने उसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ही और उस दौर में जो मुल्क में बर्बादी उनके मुताबिक जो कुछ हुआ वो सारा किया, लेकिन दरमियान में जो PDM की हुकूमत थी उसका उन्होंने तस्करा नहीं किया। और उनकी स्ट्रेटजी देखें, स्ट्रेटजी है, पावर पॉलिटिक्स है, इसमें स्ट्रेटजी क्या अपनाते हैं, क्या बयानिया होता है, क्या वापस लेते हैं, क्या कोई मामला तय हुए हैं नहीं हुए, ये भी आने वाले दिनों में बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन इस वक्त तक ये इतला है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया हुआ। अब प्रोग्राम ऊपर नीचे होता है, दाएं बाएं होता है, क्या होता है वो बात की बातें हैं। इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं अभी भी, क्योंकि इनके बहुत से जो रहनुमा उनसे बात हो रही है तो कह रहे हैं आ रहे हैं, प्लान कैसे होगा, क्या होगा, वो उसके बारे में भी पार्टी के कायदीन भी क्लियर नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो आज साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से जो चालान है वो तो पेश कर दिया FIA ने, और ये दरख्वास्त भी चली गई FIA की जानिब से कि जी ये जो है ये इन कैमरा ट्रायल किया जाए जेल में ही, यानी वो जेल में हो लेकिन उसके बावजूद वो इन कैमरा हो, यानी उनके जो वकला हैं वो बाहर आके बात भी नहीं कर सकते। तो इसकी समाअत भी इसका फैसला भी होना बाकी है, और ये भी 4 तारीख को अब तलब किया है। और ये भी वाज़े नहीं कि वो क्या खुद वो और शाह महमूद कुरैशी साहब खुद आएंगे अदालत में या अदालत वहाँ पर जाके फैसला करेगी, ये भी अभी इसमें भी ये वाज़े नहीं हुआ। इसका फैसला महफूज है, ये भी आने वाले 1-2 दिनों में देखा जाएगा, क्योंकि चालान जब पेश किया जाता है उसकी कॉपीज़ तो वहाँ पे जिनके भी इल्ज़ाम होता है उनकी मौजूदगी भी ज़रूरी होती है। इसी तरह से जो है वो कल जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जी फुल कोर्ट बैठ रहा है, फुल कोर्ट, और उसकी नशरियात जो है बराह रास्त नशर की जाएंगी। उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि इस बात पे तनाज़े है कि जी वो क्या सुमोटो नोटिस अगर लिया जाए तो क्या उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस खुद बेंच तश्कील देंगे, या ये है कि वो 3 अपनी जो 2 जो सीनियर रफ़क़ा हैं उनकी मुशावरत से करेंगे। एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि जो
पहले फैसले हुए उनके ऊपर भी जो है वो कि जो पहले 3 रुकनी फैसले हुए, लेकिन फिर वो देखना ये है कि क्या वो फैसले रहते हैं या अपनी जगह नहीं रहते, और फिर ये कहाँ तक कहानी जाती है, कितने बेंचेस थे, क्या क्या फैसले। तो ये कल की समाज जो है ये बड़ी इस हवाले से इम्पोर्टेंट है, उसमें नए तरमीम भी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI की जो उनको जहर देने के हवाले से उनकी अहलिया बुशरा बेगम जो है उनकी जानिब से जो एक बात की गई है कि उनकी जान को ख़तरा है, ये सारा तो अडियाला जेल से जो ख़बर है वो ये है कि जब शिफ्ट किया गया था उनको साबिक वज़ीर आज़म को अटक से अडियाला जेल, तो अडियाला जेल में आने के बाद उनको यहाँ पे B क्लास दे दी गई थी, जिसका हमने जिक्र भी किया था। लेकिन आज वहाँ से ये इतला है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं B क्लास के अंदर। B क्लास में मैंने आपको बताया था पहले भी कि उसमें एक कंपाउंड सा है, उसमें बहुत सारे, और अक्सर ऐसा होता है कि जब दिन में यानी जब खोले जाते हैं मुख्तलिफ बैरिक्स को खोला जाता है या जो कमरे हैं उनको खोला जाता है, तो जो मुख्तलिफ B क्लास के अंदर जो उसमें वहाँ पे कैदी होते हैं वो आपस में बातचीत भी करते हैं, कई दफ़ा वो आपस में बातचीत करते हैं, वॉक करते हैं, ये सारा तो एक इस तरह का वहाँ माहौल दे दिया जाता है B क्लास में अमूमन। लेकिन आज वहाँ से ये भी शाम को खबर है कि वो वहाँ पे सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं उनको B क्लास में, तो उनको इंतहाई जो सिक्योरिटी है उसके सेल में भेज दिया गया। अच्छा, ये जो सेल है जिसको हाई सिक्योरिटी का आप कहें तो ये जो है ये एक तरह से ये 24 घंटे मॉनिटर होता है, और इसमें जो है वो बाहर बाग में नहीं बल्कि वो अंदर ही जो है वो थोड़ा सा एक चहलकदमी की जगह है। और ये जो है ये आप समझें कि ये जो बात बार बार की है ना इन्होंने कि उनकी जान को ख़तरा है वहाँ जेल के अंदर, मुझे नहीं पता कि इसके नतीजे में वो शिफ्ट उनको किया B क्लास से, क्योंकि जेल के अंदर जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक थे, वो तो यहाँ पे इजी थे, लेकिन चूंकि उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है जान को ख़तरा है, तो हमने वो उनको हाई जो सिक्योरिटी सेल है उसमें डाल दी है। अब हाई सिक्योरिटी सेल तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अच्छा है। हाई सिक्योरिटी सेल में तो एक तो कैमरे, उसकी जगह छोटी है, और उसमें मतलब है कि वो इतना शायद इजी ना होते जितना वो वहाँ पे थे, ठीक। तो ये बार बार मुझे नहीं पता किसने इनको बार बार कहा कि उनकी जान को ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा है। वो देखें, जान को ख़तरा तो जेल है ना, जेल के अंदर तो बड़ी अच्छी जगह थी अगर B क्लास की बात होती, लेकिन हाई सिक्योरिटी का तो मतलब है कि वो बिल्कुल उनको एक तरह से यानी आइसोलेशन में डाल के, जहाँ वो किसी बात भी नहीं कर सकते, कोई मिल भी नहीं सकता उनको, कोई मतलब मुशक्कतें भी नहीं है। मुझे नहीं पता ये मशवरा उनके कानून के जो वकला हैं उन्होंने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है। B क्लास में लोग रहे हैं इससे पहले, B क्लास उनको मिल गई थी तो बड़ा अच्छा था। B क्लास में TV होता है, मुशक्कत ही होता है, आप वॉक करते हैं बाहर बाग में अब, लेकिन ये उनको लेकिन ये कि और उसी में वहाँ पर ये जा सकती थी बात कि खाने की इजाज़त दे दी जाती। B क्लास में खाने की इजाज़त दे दी जाती तो खाना घर से आता रहता, लेकिन वो कम से कम एक स्पेस तो थी ना उनके पास। लेकिन अब वो बिल्कुल ही हाई सिक्योरिटी में अगर उनको मूव कर दिया है इन्हीं के कहने पे, तो ये तो फिर इसका मतलब ये तो बिल्कुल एक वो तो एक बिल्कुल पिंजरा सा है जो है उसको, यानी कि मज़ीद मुश्किल जी नहीं, ये तो अटक से भी ज़्यादा, ये मैं बता रहा हूँ ना। मुझे नहीं पता कि क्यों हाई सिक्योरिटी की बात की गई है बार बार। हाई सिक्योरिटी का मतलब ये कि बिल्कुल एक कोने के अंदर, और वो जब खुलता भी है तो उसके में सायरन बजते हैं, कैमरे लगे हुए हैं चारों, मतलब बहुत ही हाई सिक्योरिटी के अंदर। तो ये बहरहाल अब जाहिर है कि उनके लोगों ने कहा कि उनको जान को ख़तरा है तो अलग कर दें उनको बिल्कुल। वो तो बड़ी स्मूथली ये B क्लास जो थी बड़ी अच्छी, और यहाँ आम कैदी वगैरह आके कोई उनके ऊपर हमला वगैरह नहीं होता। B क्लास के अंदर एक बड़ी, लेकिन एक बड़ी जगह होती है जहाँ पर जो है वो नवाज शरीफ साहब भी रहे बाद में, या बाकी जो शाहिद खान अब्बासी साहब भी है, जरदारी साहब भी, और बाकी लोग सारे वहीं पर रहे B क्लास में ही। तो लेकिन अब उनको हाई सिक्योरिटी में करवा देना, ये मुझे नहीं पता कि इनकी क्या तुक है, और मैं उसमें ज़्यादा ज़ाहिर है कि वकला के अंदर भी आपस के अंदर एक तनाज़ है, तो मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। बुशरा बेगम ने जो बात की थी कि वो खाना घर से आना चाहिए, वो खाना वो सही थी बात, लेकिन वो B क्लास में जाता तो वो ज़्यादा सहूलत से रहते। तो ये जो हाई सिक्योरिटी है ये तो मेरे नहीं ख्याल के कोई बहुत ही अच्छी मुनासिब जगह है। डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया है कि जो लोग स्मगलिंग में मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा। ये देखें, ये देखें ये किस तरह से इसका तरीक़ाकार बनता है। ये बहुत बड़ा ऐलान है, और इसका तरीक़ाकार क्या बनता है, क्या कोर्ट मार्शल होता है, कैसे होता है, ये आने वाले दिनों के अंदर बहुत से मामला देखें।
मैंने आपसे कल भी बात की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनईजी फील कर रही है। वो ये समझ रही है कि शायद उनको ये जो मामलात नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं ये ऐसे ही नहीं आ रहे, ये कोई मामला तय करके आ रहे हैं सऊदी अरेबिया से और फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये अच्छा, ये उनका ख्याल है और ये जो है ये तासुर है इस वक्त, ठीक है, ये तासुर है, ये मैं बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये तासुर है कि मामला तय हो गए और ये तासुर है। अब क्या हुए नहीं हुए ये आने वाला वक्त बताएगा, अदालतें क्या करती हैं, क्या होता है सारा, ये तासुर है कि किसी के मुस्लिम लीग नून की। लेकिन मुस्लिम लीग नून को शायद जल्दी इलेक्शन भी नहीं सूट करता तो पीपल्स वो आराम से कि जब तक जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो किसी मुंतकी अंजाम तक ना पहुँचे, और साथ ही जो है ये पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक ऑपरेशन ना शुरू हो सिंध के अंदर जिसकी बाज़गश्त होनी जा रही है, तो उस वक्त तक जो है वो अगर एक आध महीने इलेक्शन आगे पीछे भी होता है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं। इस दौरान वो आके बैठ भी जाएंगे, वो अपना लोगों से मुलाकात भी करेंगे, नवाज शरीफ साहब, उनके कानूनी मामला भी हल हो जाएंगे। तो इलेक्शंस की जल्दी जो है वो पीपल्स पार्टी को है या तहरीक इंसाफ को है? तो मुस्लिम लीग नून को फिलहाल इलेक्शन की जल्दी नहीं है, वो आराम से चिल करके 2-4 महीने आगे पीछे भी होते हैं इलेक्शन, तो वो आराम से इस दौरान देखेंगे कि बाकी उनके जो मुखालफिन हैं उनके साथ क्या होता है, और वो इस दौरान जो है वो अपने कानूनी मामलात को भी निपटाएंगे। और इस दौरान जो है तो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपनी एक स्ट्रेटजी बना के बैठे हुए हैं। बाकी जो जमातें उनकी स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही क्योंकि मुकदमात, एहतसाब आगे पीछे और ज़ाहिर है कि जो भी मामला तय हैं तो वो उनके नहीं हो पा रहे किसी तरह से, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मतलब अपने आप को इक़्तिदार में देख रही है नवाज शरीफ साहब को। डॉक्टर साहब ठीक है, मामलात का सेटल डाउन होना तो सही है, लेकिन क्या अवामी जो एक बयानिया है क्या वो इतना मजबूत होगा? नहीं देखिए ना अभी मैंने तो आपसे कहा कि वो ये तासुर है यहाँ पे जो ताकतवर जो हल्के हैं यहाँ पर, जो इक़्तिदार की ईवान है यहाँ पर, वो तासुर यहाँ पे ये तासुर है कि मुस्लिम, लेकिन इसमें इफ्स एंड बट्स बहुत हैं। अभी ये होता है नहीं होता, उस वक्त तक क्या होता है, तो ये बात की बात है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे जैसे ये अभी चालान वाली बात है, तो इसमें चालान में जो ज़मानतें आज हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म की हैं, तो उस पर FI ने कहा है कि ये ज़मानतों की समाअत भी इन कैमरा की जाए क्योंकि ये ज़मानतों में भी सेंसिटिव बातें आएंगी। तो अब ये ज़मानतें क्या इन कैमरा, ज़मानतों को भी, यानी ज़मानत पे बहस होती है ना, तो उनको भी इन कैमरा कर दिया जाए और वहाँ तक अवाम की रसाई ना हो। तो क्या यहाँ तक जाते हैं मामला, नहीं जाते, ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह होगा। अच्छा, दूसरी जो बात है वो मैं बार बार यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि ये जो जितनी ज़्यादा कमी होनी चाहिए थी पेट्रोल में उतनी नहीं हुई, ये बात कल भी की थी मैंने। और ये बिजली की दोबारा नर्ख बढ़ रहे हैं जी, 28 जी हाँ, दोबारा बढ़ रहे हैं। और ये मामला जो है ये इस महीने जो भी शुरू हो चुका, इस महीने चूँकि बहुत सारा सियासी जो गुबार है वो छिट जाएगा। मियाँ साहब आ गए, मुकदमात आगे पीछे, साबिक़ वज़ीर आज़म का क्या हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, मुकदमात कितने खुले हैं नहीं खुले, ये सारा ये इस महीने में अक्टूबर में नवंबर में तय हो जाएगा। और ये कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, उसकी जो अंदरूनी उसके जो डायनेमिक्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं वो अब क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हम इस वक्त देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि ये कहाँ, लेकिन ये है कि ये तासुर कायम हो रहा है पीपल्स पार्टी पे भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो कहा कि मैं इलेक्शंस मसाइल का हल नहीं है, वो अपने आप को पीछे थोड़ा सा किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइसोलेशन में फील कर रही है। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि मैं वापस आ रहा हूँ और आते ही इक़्तिदार के अंदर हम होंगे, और वो इक़्तिदार में होंगे बतौर वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आला होंगे। मरीम नवाज़ साहब अपने आप को विड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन वो शायद मरकज़ में उनको कोई अहम पोजीशन दी जाए। ये मुस्लिम लीग नून का प्लान है, ठीक है। बाकियों का प्लान अभी सामने नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो उनको यकीन है कि ये मुस्लिम लीग नून के साथ मामला तय हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। और नवाज शरीफ साहब को ये भी यकीन है इस बात का कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो कोई बैसाखी उनको नहीं मिलेगी, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी वो ले लेंगे और वो उसके साथ ही आएंगे दोबारा वापस। यानी उनको बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों वगैरह से वो बात भी नहीं फ़िलहाल कर रहे, फ़िलहाल वो अपने पार्टी की तरफ कंसनट्रेट कर रहे हैं। ये तासुर है। अभी तासुर हकीकत का रूप कैसे धारता है ये आने वाले दिनों में देखना है, कि इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात है, और ये इस महीने तय हो जाएगा, और फिर मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूँ कि ख़त्ते के वाक़यात इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं, दुनिया के वाक़यात, कि वो पाकिस्तान ने किसी न किसी रुख पे तेज़ी से जाना है, वरना पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारे मामलात में पीछे रह गया है। यानी आप इस तरह समझें कि रीजनली या इंटरनेशनली तो वो ठीक है ग्लोबली,
लेकिन उसके मामला ठीक है, लेकिन इंटरनल टर्मोइल अगर रहेगा तो उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होंगी, पता भी नहीं होगा लोगों को, एक बेचैनी है, लोग परेशान हाल हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं जाके एक ठहराव का आना ज़रूरी है कि इस तरह हमने चलना है, ठीक है, इस तरह हमने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इस तरह चलना है। तो लेकिन ये जो टर्मोइल है इसमें चूँकि एक सेटअप, एक सिस्टम पूरा गिर रहा है, इसलिए ये इस वक्त मामला तय नहीं हो पा रहे। अच्छा, तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब दो तीन बातों पे हम नज़र रखें। अगर वक्त है तो मैं इसको बात को आगे कंटिन्यू करूँ। अच्छा, दो तीन बातें कंटिन्यू रखूँ। देखें, सबसे पहले तो ये बहुत अरसे से मैं ये बात कह रहा था कि एक मरहला ऐसा आएगा जब यूक्रेन की जंग से अमेरिकन थक जाएंगे, बेजार हो जाएंगे, और उसकी वजह ये होगी कि वो यूक्रेन को, पहले तो ये प्लान था ना कि यूक्रेन बस गए और देखा और फतह कर लिया, लेकिन यूक्रेन की जंग कहीं फंस गई है। अब यूक्रेन की जंग फंसी और यूक्रेन की जंग फंसने के साथ उसमें एक और वेरिएबल आ गया, और वो स्लोवाकिया का इलेक्शन है, जहाँ पे रॉबर्ट फिको कल जीत गए हैं। और रॉबर्ट फिको के जीतने के बाद जो है, ये वो रॉबर्ट फिको हैं जो कि यानी आप समझें कि स्लोवाकिया, वो स्लोवाकिया, इसकी हम इसकी दोबारा एक दफ़ा जोग्राफी को देख लें, लैंडलॉक मुल्क, एक तरफ यूक्रेन, एक तरफ हंगरी, एक तरफ पोलैंड, ठीक है ना, ये इसका नक्शा है। और इसमें जो है वो एक तरफ चेक रिपब्लिक, और ये वो स्लोवाकिया जो कि चेक रिपब्लिक का हिस्सा था, तो चेकोस्लोवाकिया कहलाता था। और ये चेकोस्लोवाकिया जो है ये हिस्सा था ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का, जो कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो कि 2 सल्तनतें टूटी थी ना पहली जंग अजीम के बाद, एक सल्तनत उस्मानिया और एक ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। तो ये 2 सल्तनतें टूटी थी, तो उन सल्तनतों के टूटने के बाद, और हम उसमें रशिया को भी, सल्तनत रूस को भी ऐड कर सकते हैं कि वहाँ पर भी इनकलाब आ गया था। तो ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो टूटी, तो इसमें से ये चेकोस्लोवाकिया निकला और हंगरी निकला, और चेकोस्लोवाकिया फिर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। वेलवेट, जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं 1989 का, और वेलवेट रेवोल्यूशन उसको इसलिए कहते हैं कि वो बड़ा नरम इनकलाब था, यानी वो लोग तो सड़कों पे निकले कि ये चेक रिपब्लिक को अलग किया जाए स्लोवाकिया से, लेकिन उसमें हंगामे, कोई मार धाड़, कोई गोलियां नहीं चली, कोई आग नहीं लगाई गई, जान माल नुकसान नहीं हुआ। तो इसीलिए वेलवेट रेवोल्यूशन के नतीजे में दोनों मुल्क जब अलग हुए तो उसको वेलवेट डाइवर्स कहते हैं। तो डाइवर्स यानी वेलवेट डाइवर्स हुई बड़े तरीके से, चेक रिपब्लिक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। लेकिन कोई 74-75 साल तो एक साथ रहे ना ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर टूटने के बाद। तो एक फीलिंग है चेक रिपब्लिक के अंदर कि ये मुल्क कभी हमारा हिस्सा था, और दोनों का बॉर्डर्स भी लगता है, दोनों के ताल्लुकात ऊपर नीचे भी होते हैं, लेकिन दोनों फिर उसके बाद नेटो का हिस्सा भी बने, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी बने, और शेंगन का हिस्सा भी बने। तो ये जो है, लेकिन अब यहाँ पर जो है, यानी चेक रिपब्लिक में तो नहीं, लेकिन जो स्लोवाकिया है वहाँ पे वो साहब आ गए हैं जिनके मुल्क का बॉर्डर मिलता है यूक्रेन के साथ, लेकिन वो यूक्रेन की मदद बंद करना चाहते हैं, और वो रशिया के साथ हैं नेटो में, लेकिन रशिया के साथ हैं, और वो कहते हैं यूक्रेन की मदद बंद की जाए। और प्रेसिडेंट पुतिन के पुराने दोस्त हैं, पहले भी रह चुके हैं, पहले भी वो 2 दफ़ा वो रह चुके हैं इक़्तिदार में। 2018 में एक जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था, मुजाहरों के बाद वो रिजाइन कर गए थे। अब आप जरा तसव्वुर करें कि नेटो का एक मुल्क हो, उसका बॉर्डर मिल रहा हो यूक्रेन के साथ, और वो कहे कि यूक्रेन की हमने मदद नहीं करनी, हमने रशिया की मदद करनी है, हो वो नेटो में। अब इनकी वही पोजीशनिंग हो गई है जो इनके पड़ोसी मुल्क हंगरी की है। इनका जो पड़ोस है, मैंने कहा ना ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर थी, तो पहले तो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर में से तो एक हिस्सा अलग हुआ, तो हंगरी भी तो अलग हुआ ना। तो हंगरी और ये जो ये पूरा इलाका है, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, ये सारे सोवियत ब्लॉक में थे, यानी ये वार्सा पैक्ट में, ये ईस्टर्न यूरोप है। ये वो मुल्क हैं जिनके ऊपर मशरिकी जर्मनी की तरह, यानी बर्लिन वॉर जो थी, तो ये सोवियत यूनियन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते थे जब तक कोल्ड वॉर चलती रही। ठीक। अब इनका और हंगरी का एक पैक्ट हो गया। हंगरी भी जो है, ये कौन सा हंगरी है जो तुर्की के साथ मिलकर कह रहा था कि स्वीडन को, फिनलैंड को नहीं लेकर आना, ये वो हंगरी है। और ये वो हंगरी है जो नेटो के भी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है और यूक्रेन के फेवर। अब हंगरी के जो विक्टर ऑर्बन है, उनको, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक दोस्त मिल गया अपने पड़ोस में, और वो मिल गया रॉबर्ट फिको। अब ये 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि रशिया के साथ हैं, रशिया के ज़ेर असर हैं और रशिया के साथ हैं, और हैं EU में, नेटो में, लेकिन नेटो की जो जंग है यूक्रेन की, उसके खिलाफ है।
तो ये एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में ये, और दूसरा एक अजीबोगरीब मामला ये हुआ जो मैंने कल भी, हमने परसों भी बात की थी, कि शट डाउन, अमेरिका में शट डाउन का एक मामला होता है कि जी पूरा मुल्क बंद कर दो, वरना ये फिर मुज़ाकरात होते हैं रिपब्लिकन्स के या हाउस के मुज़ाकरात होते हैं प्रेसिडेंट के साथ, और प्रेसिडेंट, अब मसला ये है कि वो आखिरी मिनट पे कल जाके उनके रात को उनका मुआहदा हुआ कि शट डाउन नहीं होगा। यानी अमेरिका को, ये शट डाउन की हम डिटेल पहले बता चुके हैं, लेकिन मैं आपको अब बताऊं, तो उसमें ये हुआ कि शट डाउन नहीं होगा अमेरिका में, और उसके नतीजे में इधर पैसा जाएगा, इधर पैसा जाएगा, इधर पैसा जाएगा, एक जगह पैसा नहीं जाएगा लेकिन अमेरिका का। अच्छा। और वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत उन्होंने पाबंद कर दिया प्रेसिडेंट बाइडेन को, हाउस ने, कि आप एक जगह पैसा नहीं भेजेंगे, और वो जगह है यूक्रेन। अब यूक्रेन को अमेरिकन एड नहीं जाएगी। अच्छा। ये शर्त आयद हो गई अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर कि अब यूक्रेन को हेल्प नहीं जाएगी। ये मुल्क इस तरह आगे चलेगा, ये क्योंकि ज़ाहिर है डेमोक्रेसी है कि आपने यूक्रेन को अब मदद नहीं देनी। आप यूक्रेन को काफ़ी पैसा दे चुके हैं, ये ध्यान में रखें कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अभी आके अमेरिका विजिट करके और उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे, 26 बिलियन, गालिबन 26 बिलियन डॉलर्स वो मज़ीद मांग के गए थे। ये अगर मैं 19th स्लाइड यहाँ पे दिखाऊं तो ये फॉरेन पॉलिसी, ज़ेलेंस्की प्लेजेस विद वाशिंगटन फॉर मोर वॉर एड, ये सितंबर 21 को, अभी पिछले हफ्ते जब वो आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे और एड दें। अच्छा, लेकिन तो ये हुआ कि अमेरिका ने रात को उनकी एड बंद कर दी। अच्छा, अब जनाब जब एड बंद हो गई तो उस एड बंद करने के नतीजे में क्या हुआ कि अगर हम 10th स्लाइड देखें तो 10th स्लाइड जो CNN है वो कह रहा है, रिपब्लिकन ब्लॉकेड ऑफ यूक्रेन एड एंड स्लोवाकियाज इलेक्शन प्ले इनटू पुतिन्स हैंड। ये दोनों चीजें जो हैं ये पूरे खेल को ले गई, क्योंकि यूक्रेन की एड बंद हो गई, ठीक है, ये ले गई पूरे खेल को पुतिन के हाथ में। और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि यूक्रेन डाउन प्ले कर रहा है, यूक्रेन अनसर्टिनिटी ओवर यूएस सपोर्ट आफ्टर फंडिंग बिल पासेस विद नो एड, एड के बगैर वहां फंडिंग का बिल पास हो गया कि जो फंडिंग बिल है दैट डिड नॉट इंक्लूड मनी फॉर यूक्रेन, यूक्रेन का पैसा बंद कर दिया गया। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ये कह रहा है कि जी बाइडेन साइंस बिल कीपिंग द गवर्नमेंट ओपन थ्रू मिड नवंबर तक ही चला गया। और उसके बाद जो बाइडेन यकीन दिला रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 8वीं स्लाइड की, जी यूक्रेन को वॉर एड जो है वो यूएस पॉलिटिकल ग्राउंड का एक अहम तरीन इशू बन गया है कि इस वक्त यूक्रेन को पैसा देना है कि नहीं देना। अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई क्यों दे रहे हैं पैसा, आप पहले भी पैसा बर्बाद किया आपने, अब मजीद करेंगे। तो ये फाइनेंशियल टाइम्स 8वीं स्लाइड। अच्छा, अब इसमें पैसा कितना दिया है ये अगर आप देखें तो यूक्रेन को पैसा जो गया है, यूक्रेन टार्स ओवर अदर रेसिपिएंट्स ऑफ यूएस एड, 1 साल 1.5-2 साल अभी नहीं हुए, यूक्रेन पे पैसा कितना खर्च हुआ है 2022 में। ये अगर आप देखें इसकी यूएस टावर्स ओवर अदर रेसिपिएंट्स ऑफ यूएस एड, अगर हम इसको ये दिखा सकें, ये 0.33% तो गया, लेकिन इसको अगर हम दूसरा दिखाएं, दूसरी स्लाइड हम दिखाएं जिसके ऊपर लिखा है यूक्रेन टावर्स ओवर अदर रेसिपिएंट्स ऑफ यूएस एड, तो अगर हम एक मिनट जरा, तो ये 76.8 बिलियन, ये अगर आप देखें, ये आप देखें यूक्रेन को 2022 में 76.8 अरब डॉलर्स गए हैं। इसराइल को देखें, जॉर्डन को देखें, अफगानिस्तान को देखें, इजिप्ट को देखें, यमन को देखें, बाकी मुल्कों को देखें, यूक्रेन को देख लें आप। अच्छा, उसके बाद आप देख लें कि हिस्टोरिकली हाउ यूएस एड टू यूक्रेन कंपेयर्स हिस्टोरिकली। सबसे ज़्यादा एड गई 2022 में, जैसे कह सकते हैं यूक्रेन को 0.33%, वो जी बिल्कुल। इससे पहले इसराइल को 79 में उन्होंने एड दी, 0.18% जो जंग के दौरान दी। लैटिन अमेरिका 84 में इतनी दी उन्होंने, पाकिस्तान को 1962 में उन्होंने इतनी दी, ताइवान को 1960 में उन्होंने इतनी दी, और यूक्रेन को अब देखेंगे कितनी दी है। तो अच्छा, और यूक्रेन को फिर जो है वो अगर आप ये देखें कि वहाँ पे गया क्या यूक्रेन को, तो एक तवील फहरिस्त है हाउ यूक्रेन इज टैपिंग द यूएस आर्सेनल। वो यूक्रेन अमेरिका का असला लेता ही जा रहा है, लेता ही जा रहा है, लेता ही जा रहा है, और जहाँ इन्फेंट्री आर्म्स भी हैं उसमें, इक्विपमेंट, फिर एयर डिफेंस सिस्टम भी है,
फिर आर्टिलरी भी है, फिर उसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी हैं उनके, फिर ह्यूमैनिटेरियन एड्स आप देखें तो 5% ले गए, फाइनेंशियल देखें तो 26.4 बिलियन ले गए, फिर सिक्योरिटी असिस्टेंस में 18.3 बिलियन डॉलर्स ले गए, वेपन्स में वो 23.5 बिलियन ले गए। तो इतनी ज़्यादा एड जो है वो टोटल जो है वो 26.6 बिलियन ले गए वो। और ये असलाह ले गए सारा, हाउ यूक्रेन इज स्टेपिंग द यूएस आर्सेनल, तो ये भी अगर आप देखें तो तकरीबन हर किस्म का असला भी वो ले गए साथ। तो अब इस पूरी पिक्चर में यहाँ तक जाने के बाद अब जो है वो एक प्रॉब्लम ये खड़ा हो रहा है कि अब यूक्रेन को मदद बंद करने की बात हो रही है। अच्छा, यूक्रेन की अगर मदद बंद होती है तो ये मैं आपको बताऊं कि इसको जो अभी अगस्त में जो बात की थी, छठी स्लाइड वॉशिंगटन पोस्ट की, बाइडेन ने 20.6 बिलियन डॉलर्स और मांगे थे। 20.6 बिलियन डॉलर्स और मांगे थे। अब तो टोटल बंद हो गई ना जी। तो उसके बाद जो है वो उसके नतीजे में ये पॉलिटिको ये कह रहा है, इनसाइड द सेनेट्स लूमिंग शो डाउन ओवर द फ्यूचर ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की मदद बंद होने से प्रॉब्लम पैदा हो गया है। अच्छा, 18वीं स्लाइड देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन यूएस फाइट्स ओवर यूक्रेन एड अलाइज फ्रीयर डीपर ग्लोबल हार्म। पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि यूएस के अंदर लड़ाई हो गई है और बाइडेन साहब उसमें मान गए हैं कि ठीक है मैं वहां पे एड नहीं भेजूंगा। अच्छा, और ये जो है ये रॉयटर्स कह रहा है उसके बाद कि जो यूक्रेन है, जो कीव है, ब्रशेस ऑफ यूएस स्लोवाकिया वुबल्स एज ईयू मिनिस्टर्स कम टू टाउन। वहां लोग सारे बैठे आके और वो सारे ईयू के मिनिस्टर सोच रहे हैं कि तो सारा हमारे ऊपर बोझ पड़ गया। और राइटर्स ये खबर दे रहा है, 15वीं स्लाइड में कोट कर रहा हूं कि क्रेमलिन सीज यूएस बजट सेट बैक फॉर यूक्रेन एज हर्बिंगर ऑफ वेस्टर्न वॉर फटीग हो गई है, इसलिए पैसा देना अमेरिका ने बंद कर दिया है और ये इसको वो देख रहे हैं बहुत बड़े अंदाज में। अच्छा, ये उतना ही बड़ा वाकया है जितना बड़ा 13th स्लाइड, मैंने आपसे कहा 3-4 वाकयात को, 13th स्लाइड में जो वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, इन ब्लोडो इंडिया। मैं बार बार बात कह रहा हूं कि पड़ोस के मामलात में दखल मत दें, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहे हैं, ब्लोडो इंडिया प्रो चाइना कैंडिडेट विंस मालदीव्स इलेक्शंस। जब आप पड़ोस की अंदरूनी सियासत में हिस्सा लेंगे कि यहां पर हमारी पसंद का वजीर आजम आएगा, भूटान की खारजा पॉलिसी क्या होगी, नेपाल के अंदर हुकूमत कैसे बनेगी, ये जो है ये मालदीव में क्या होगा, क्योंकि ये छोटे मुल्क, कमजोर मुल्क है, तो हमने सार्क बना के हम, जब आप वहां हसीना वाजिद रहेंगी वहां ये नहीं होगा ऐसे। उसके नतीजे में आखिर में ये होगा कि सब के सब उस वक्त आपके हाथ से निकलेंगे जब जयशंकर जी वापस आ रहे हैं, और उस पर हम तफसील से बात करेंगे कि उनका दौरा कैसा रहा। लेकिन आज उनके दौरे के इख्तिताम पे भी जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि ये खत्म नहीं हो रहा इशू। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने फिर आज खबर छाप दी है, 14 स्लाइड, व्हाई द वेस्ट कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू अ मर्डर इन कनाडा। ये इशू खत्म नहीं हो रहा, ये खत्म होने नहीं जा रहा। आज वहां पर लंदन में मुजाहरे हुए हैं, उससे पहले वो एक गुरुद्वारा में रोक दिए गए थे किसी और शहर में बरतानिया के, अब जो है ये लंदन में जो है मुजाहरे हो रहे हैं। तो बात यह है कि अब चूंकि वेस्ट ने कह, ये आज का फाइनेंशियल टाइम्स है, इशू ये है कि अगर इसको डिप्लोमेटिकली हल नहीं किया ये मामला पनपता रहेगा। अब ये कहना कि जी हम वापस, जयशंकर जी बड़े लंबे दौरे पे यूनाइटेड नेशंस के दौरे में न्यूयॉर्क गए, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब किया, फिर वो वहाँ पे जैक सल्वन से मीटिंग हुई, एंथनी ब्लिंकन से मीटिंग हुई, वहाँ पर उसके बाद खिताब किया उन्होंने, फिर हडसन इंस्टीट्यूट से खिताब किया, फिर बाकी डायस्पोरा इंडिया हाउस में वो मिले कल मीडिया के लोगों से। तो ये मामला ख़त्म करके नहीं आए, बल्कि वो इसको एक, आप समझिए कि वो एक यानी जैसे कहते हैं ना अंधेरा सा रास्ता है, उस पर वो छोड़ के वापस आ रहे हैं। इसको वो ये मसला हल नहीं हुआ। ना प्रेसिडेंट बाइडेन इस पे बात करेंगे, ना इसके ऊपर जाहिर है कि ऋषि सुनक बात करेंगे। अच्छा, बरतानिया ने कह दिया कि हम भेज ही नहीं रहे वहाँ पे, अब मजीद फौजी नहीं भेज रहे यूक्रेन में, ये ऋषि सुनक ने ऐलान किया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बरतानिया भी, क्योंकि वहाँ पर अपने इंटरनल इश्यूज हैं, जाहिर है मुल्कों के अंदर एक प्रॉब्लम चल रहे हैं कोविड के बाद, ब्रेग्जिट के बाद, आगे पीछे दाएं बाएं। तो 21वीं स्लाइड कोट कर रहा हूँ, यूके प्राइम मिनिस्टर सुनाक सेज के देयर आर नो प्लान्स फॉर नाउ टू सेंड ब्रिटिश ट्रूप्स टू यूक्रेन। और गार्डियन ये कह रहा है कि यूके डिफेंस सेक्रेटरी बैक्स अवे फ्रॉम रिपोर्ट्स दैट रॉयल नेवी कुड प्रोटेक्ट ग्रेन शिप्स इन ब्लैक सी। तो ये यूक्रेन एक मुसीबत पड़ गया, गले में पड़ गया, इसको इससे पीछे हटना है अब। और अमन की सूरत ये भी नहीं कि जनाब यूक्रेन बिल्कुल ही फारिग हो जाए, बड़ा मुल्क है यूक्रेन, और ये भी नहीं कि, लेकिन ये कैसे होगा? चाइना फार्मूला आएगा या इस पे आएगा मिडिल ईस्ट का फार्मूला, या इसके ऊपर कोई ऐसा या तैयब एर्दोगान रोल प्ले करेंगे?
कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला दरमियान में आएगा जिसके नतीजे में ये जंगबंदी होगी, वरना अदरवाइज आपने पैसे देना भी बंद कर दिए, उनको एड बंद कर दी। उसके अब क्या अभी अमेरिका को इस मामले पर ब्लेम नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ही प्रोवोक किया इस जंग के लिए? नहीं, जंग शुरू कर दी वहां पर। अब इंटरनल पॉलिटिक्स, नेटो में मेंबरशिप का वादा करके ट्रम्प आ गए हैं, नेटो की मेंबरशिप को वो फिनलैंड वाले परेशान है, वो कह रहे हैं कि फिनलैंड चाहता था। फिनलैंड कहाँ चाहता था भाई? एक जंग छिड़ी, वो फिनलैंड ने इनसिक्योर फील किया, उनकी पुरानी तारीखी मामला, स्वीडन छूट गया, फिनलैंड आ गया, और साथ ही जो है वो अब स्लोवाकिया के अंदर और यहाँ पे हंगरी के अंदर वो गवर्नमेंट्स आ गई। तो बात यह है कि ये ईस्टर्न यूरोप के जो मुल्क हैं, जो बड़े ज़बरदस्त मुल्क हैं सारे, ये एक इनसिक्योरिटी का, लेकिन होपफुली प्रेसिडेंट पुतिन इन मुल्कों के लिए थ्रेट, उनका तो ये था कि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात रहने चाहिए, नेटो को आगे मत लाओ। ये उनका था कि भाई नेटो को आगे लेकर मत आओ, हमारे बॉर्डर्स पे आके मत बैठो। इनका था कि नहीं, हम आगे जाके बैठेंगे। और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, अब ज़ेलेंस्की जो हैं उनकी तो अच्छी खासी एम्बेरसिंग सूरत हाल होगी ना कि उनको अमेरिका पैसे नहीं दे रहा। नहीं, यूरोप क्यों देगा पैसे? इतनी बड़ी जंग को, भारी जंग को ना पोलैंड पहले दे रहा था असला, उनके अपने मुल्क के मसाइल हैं, जर्मन के मसाइल हैं, फ्रांस में मसाइल हैं, बरतानिया में मसाइल हैं। भाई वो कैसे इतनी बड़ी जंग को संभालेंगे जिसका कोई ताल्लुक नहीं? और बरतानिया और अमेरिका कह रहा है कि अब जो है, अब हमारी एड रुक गई है, अब यूरोप संभालेगा। तो यूरोप तो सिर्फ रोल प्ले कर सकता है कि ये पीस हो, सुकून हो, ये जंग मीडिएट करवाएं किसी तरह से और जंग को रोकें। वापस आके बात करते हैं मजीद। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब की वापसी ताहाल कंफर्म है, लेकिन कोई हिकमत अमली वजह नहीं है। अभी तक प्लान सामने नहीं आया, और उनका जो प्लान है उसमें यकीनन उनके एक जो तासुर है यहाँ पे इक़्तिदार के ईवानों में, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। वो तो ज़ाहिर है कि तारीख वगैरह भी उन्होंने अनाउंस कर दी, और बयानिया वगैरह वो भी एक साइड पे बहस चल रही है। लेकिन यह है कि वो आ रहे हैं और अगला इक़्तिदार उनका होगा, और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को कॉर्नर महसूस कर रही है। तहरीक इंसाफ जो है उनके खिलाफ तो पूरी 9 मई के हवाले से, और साइफर और बाकी मुकदमात भी हैं, उनके लोग भी गिरफ्तार हैं और लापता हैं। तो ये मेरे ख्याल से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड से ज़्यादा मतलब ये बस फील्ड है पूरी, मतलब फील्ड सेट है, आएँ और सीधा जो है वो इक़्तिदार में चले जाएँ। ये मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वही कह रहे हैं। अब ये कैसे होगा, इसमें कानूनी तौर पे कैसे होगा, इसमें इलेक्शन किसके तक, कौन सी पार्टियां आपस में लड़ेंगी, फिर कैसे होगा, इसमें जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो भी फ़िलहाल उन्होंने भी अपनी सरगर्मियां शुरू नहीं की। यानी जहांगीर तरीन साहब की जो, या अलीम खान साहब की जो जमात है, इसमें अगर एक्टिविटी नज़र आ रही है किसी को, तो वो सिर्फ नज़र आ रही हैं मुस्लिम लीग नवाज की। लेकिन यह है कि क्या उनके कोई इत्तेहादी होंगे, नहीं होंगे? अभी तक तो यह है कि मियाँ साहब ने कहा है कि नहीं, मैं अकेला ही यहाँ पे जो है वो काफ़ी हूँ, और पंजाब में भी, सिंध में भी, और मुझे कोई, उनको शायद जल्दी भी नहीं है। मुस्लिम नून के जो रहनुमा बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि सारा जब ये सारा मैदान से बिल्कुल, चाहे उसमें 2 महीने लगें, 3 महीने लगें, आगे पीछे सारा जब सफाया हो जाएगा, तो उसके बाद वो इक़्तिदार में आएंगे, और वो 2/3 के साथ चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में आए, ताकि उनको कोई बेसाखियाँ ना हो। ये ना हो कि एक इत्तेहादी अलग हो गया, उनकी हुकूमत गिर गई, ये हो गया। नहीं, वो कहते हैं मुकम्मल 2/3 के साथ में मुझे हुकूमत मिले, मजबूत हुकूमत मिले। कैसे होगा ये आने वाले दिनों में देखना है। 3-4 वाक़यात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इसके बड़े दूरस्थ असरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान पे। पहली बात तो ये आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग में आर्मीनिया की शिकस्त, और निगोर्नो कराबाख जिसको पाकिस्तान हमेशा तुर्की के साथ खड़ा रहा और अज़रबैजान के साथ खड़ा रहा, तो वहाँ अज़रबैजान में जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं उसमें भी पाकिस्तान के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, नारेबाजी कहें या नारे लगाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का भी एक जश्न वहाँ पे अज़रबैजान के लोग मना रहे हैं कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा। दूसरा जो मामला है, ये मालदीव के इलेक्शंस का मतलब ये है कि जो इंडियन ओशन के अंदर एक बड़ा इंडिया के लिए प्रॉब्लम पैदा हुआ। ये बात मैंने पहले भी थी कि 70% तकरीबन जो ट्रेड है, चाहे वो ईस्टर्न सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन से हो, या वो वेस्टर्न से हो, दोनों सूरतों में। और एक तरफ अगर आप वेस्टर्न इंडियन ओशन को देख लें, एक तरफ ईस्टर्न को देख लें, तो दोनों तरफ जो है वो मोहम्मद माजी का जो जीतना है वो उनके लिए मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। और अब अब्दुल्ला यामीन अगर रिहा हो जाते हैं तो ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा, और जाहिर है कि इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत, मैंने आपसे कहा कि बाकायदा असला भी दिया था, वहाँ ब्रिज बनाने के लिए पैसे भी दिए थे, सब कुछ किया था मालदीव के ऊपर, और मुख्तलिफ नामों से कि नेबरहुड फर्स्ट, और मतलब है कि मुख्तलिफ बयान जो मालिक ग्रेट वे जो
प्रोजेक्ट इनका पूरा था, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की थी, और ये सारा मोदी सरकार के। तो दूसरा ये मसला, तीसरा मसला ये फाइव आइज़ के साथ फड्डा, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ फड्डा, चौथा ये कि ये आर्मीनिया, अज़रबैजान, पाँचवा इससे पहले हो चुका है अफगानिस्तान, बांग्लादेश का कुछ नहीं पता, नेपाल जो है वो उसका मुकम्मल तौर पर टिल्ट जो है वो चाइना की तरफ हो रहा है, और बेल्ट एंड रोड के लिए बड़ी तैयारियां हो रही हैं। इसी महीने उनका एक फोरम हो रहा है जिसमें गालिबन प्रेसिडेंट पुतिन भी जा रहे हैं। तो अभी आईमैक वगैरह ये तो एक ऐसे ही है ना जैसे ये क्वाड था, जैसे वो ये मतलब ये इस मरले पे अमेरिका यूक्रेन की एड रोक रहा है, तो फिर उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका अपने प्रॉब्लम्स लाके इंगेज, नई जो दुनिया है ना उसके साथ अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा है कि भाई चाइना के साथ हमने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, चाइना के साथ ट्रेड हमारी मुतासर होती है नहीं होती, वो रख रहे हैं, ताल्लुकात रख रहे हैं, वो जंग नहीं छेड़ रहे कोई कि फौरी तौर पर कोई जंग छेड़ रही है जनाब इंडियन या पैसिफिक ओशन के अंदर। वो एक इंगेजमेंट है जो लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट्स हैं कि कहीं पे जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो मतलब जहाज़ भी रोक रहे हैं कहीं पर, वो ये भी ताइवान आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि जंग छेड़ने जा रही है फौरी तौर पे अमेरिका। एक्सीडेंटल वॉर से अल्लाह ताला बचाए, लेकिन ये कि ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा। ये हॉट वॉर तो एक चल रही है ना यूरोप के अंदर, इसको ये किस रुख पे जाके ख़त्म होती है, इसी दौरान वो ब्लॉक इमर्ज होकर आ गया, तीसरा ब्लॉक किया जिसको आप कहें कि जो ताइवान और यूक्रेन के दरमियान में जो ममालिक हैं वो बहुत सारी दुनिया निकल के आ गई दरमियान में, और इसमें ग्लोबल साउथ भी है, अफ्रीका भी है। तो ये सारे मामलात हैं जो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पे असरअंदाज होने जा रहे हैं कि स्टेबिलिटी होगी पॉलिटिकल, तो उसके नतीजे में फिर बाकी जो हमने समरात हासिल करने हैं, चाहे वो ये जैसे आज बात की कि जी ये स्मगलर्स के खिलाफ जो है ये कोर्ट मार्शल होगा या बाकी जो भी मामलात हैं, तो ये जब तक पकड़ धकड़ इस किस्म के लोगों की नहीं होगी तो मुल्क तो ठीक नहीं होगा। लेकिन उसमें सवाल ये है कि फिर उसमें एलीट कैप्चर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आज की तारीख तक तो मुझे इस बात का यकीन है कि आने वाले दिनों में एलीट कैप्चर जी एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होने जा रहा है, और वो खामोशी से होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, ठीक है ना, वो आपको होता हुआ नजर आएगा, ये आपको होता हुआ नजर आएगा। बस हो रहा होगा तो लोग पूछ रहे होंगे कि अरे क्या हो गया अचानक, और क्या उसके असरात अवाम पर भी पड़ेंगे? जाहिर है अवाम के लिए तो होना है, वरना तो ये लोग तो खजल ख्वार हो गए हैं कि जनाब ऊपर से अगर आप कर भी रहे हैं पैसा, ये कर्जा ला भी रहे हैं मुल्कों से, तो नीचे अवाम तो भूखी मर रही है, उनके पास तो उनके तो बुरे हालात हैं इस वक्त, तो जराइम भी बढ़ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर। तो वो अब इसको ये ठीक करनी है मैशत, तो इसको तो ये कैसे होगा आने वाले दिन में ये देखना है। और बाकी है कि वक्त अगर ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का तो उसको वाइंड अप कर लेते हैं, चंद मिनट रहेंगे। अच्छा, वो इस प्रोग्राम के हवाले से भी इसको क्लोज़ करते हैं। ये जो प्रोग्राम है हमारा लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद, इसी के साथ हम क्लोज़ करते हैं। ये एक काफ़ी सालों से ये इस तरह से प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें आज जो है वो तकरीबन इसको ये इस तरह से है कि ये शायद वाहिद प्रोग्राम है जो कि 7 दिन हफ्ते में होता है। उसकी वजह ये है कि हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, अगर 8 दिन होते तो ये 8 दिन होता। तो बहरहाल ये है कि ये प्रोग्राम जो है ये 2014 से लाइव डॉक्टर शायद चल रहा है। उससे पहले जो है ये चला था जो मेरे मुताबिक, और उससे पहले जो व्यूज़ ऑन न्यूज़, तो ये इसका तीसरा इसका स्पेल है जो कि लाइव डॉक्टर शाहिद के साथ गया। और ये लाइव डॉक्टर शाहिद जो है ये पहला जो था वो तो ज़ाहिर है उससे इराक वॉर और वॉर ऑन टेरर दरमियान में जो था वो मुख्तलिफ हवालों से मेरे मुताबिक, और ये जो तीसरा गया है ये पूरे एक सिस्टम को चैलेंज करता हुआ जिसमें माशी दहशतगर्दी आगे पीछे दाएं बाएं करते इंटरनेशनल अफेयर्स दाएं बाएं खत्ते में क्या हो रहा है सारा। तो इसमें अब तब्दीली इसमें ये आ रही है। अब आप पूछेंगी तब्दीली क्या आ रही है? जी सर, तब्दीली इसमें ये आ रही है इस प्रोग्राम में, और वो आ रही है 5 साल के बाद तब्दीली। अच्छा, ये मतलब कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम टाइप ये प्रोग्राम है, तो इसमें 5 साल के बाद तब्दीली आ रही है, और वो तब्दीली आ रही है कि इस प्रोग्राम की जो मेज़बान है यानी आप, यानी नाइला जी सर, आज आपका ये आखिरी प्रोग्राम है, और एक भरपूर आपने इनिंग्स खेली 5 साल से। आपने ज्वाइन किया था नाइला अक्टूबर 6 सर, 6 अक्टूबर 2018। तो ये अब 5 साल पूरे होने तकरीबन। तो 5 साल इसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं। मेरे ख्याल से आपकी मौजूदगी में ही कई दफ़ा तो बैन लगे हैं, बहुत कुछ हुआ है इसमें, अप्स एंड डाउन्स गए हैं। लेकिन ये है कि और ये प्रोग्राम अगर कहीं ट्रैवलिंग भी हुई, कुछ भी हुआ, और ये रियल टाइम लाइव जाता रहा प्रोग्राम, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यानी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, रियल टाइम लाइव जाता रहा, और ये 5 साल तक चलता रहा। और 5 साल चलने के बाद अब ये प्रोग्राम आगे
गालिबन चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको सर, इंशाल्लाह। हम सब मिस करेंगे, हमारी पूरी टीम मिस करेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें जो देखने वाले लोग हैं वो भी आपको मिस करेंगे। सर अल्लाह मैं खुद मिस करूँगी, क्योंकि मेरा 5 साल और वो भी एक फ़ैमिली की तरह मेरा आप लोगों के साथ गुजरा। मेरे व्यूवर्स जिस तरह से कंसिस्टेंट हमारे साथ रहे, आप जिस तरह से एक ग्रेट मेंटोर, और जो शायद मैं एक यूनिवर्सिटी की डिग्री में नहीं सीख सकी वो मैंने आपसे सीखा। और मेरी जो टीम है, जिस तरह से उन्होंने मेरा सपोर्ट बने रहे, जो हमारे साथ मौजूद हैं या जो नहीं है, मैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ सर। और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बहुत मुझे ये शुक्रिया। अपॉर्चुनिटी दी। और मैं शायद स्क्रीन का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं इस फैमिली का हिस्सा सारी ज़िंदगी रहूँगी बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया नैला। आप जो हैं वो अल्लाह ताला आपको अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें बहुत कामयाब करें। थैंक यू आप वेरी खुश मच सर। रहें, थैंक आप यू वेरी जहाँ मच। पर भी हों खुश रहें, और हमारी दुआओं में रहें हमेशा, इंशाल्लाह और सर, आपसे रब्ता रहेगा। इंशाल्लाह और सर, उम्मीद करते हैं कि आपसे आपका कभी ना कभी जो आपके व्यूअर्स हैं उनके साथ भी दोबारा रब्ता होगा, इंशाल्लाह सर, रहेगा। ठीक है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और फैमिली का हिस्सा तो मैं हमेशा इंशाल्लाह रहूँगी। और मेरे व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया। बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। ख़त्म करते हैं आज। ऑल द बेस्ट आपकी थैंक यू सर। अगली ज़िंदगी के लिए, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, खुश रखे। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।